वेलकम बैक टू कपिल फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के लिए यूनिट 2 से रिलेटेड, जिसका अपना नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, के इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो सारे क्वेश्चंस को आप बड़े ही ध्यान से पहले सुनेंगे, उसके बाद में क्या उनका करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। बेटा देखिए, बात करेंगे यहाँ पर पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंस द करंट इन अ कंडक्टर। मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर से जो करंट फ्लो होता है उसके लिए इलेक्ट्रॉन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक वैलिड है, ये आपको बताना है बेटा। ऑप्शन 1 है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एलोन, क्या केवल ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऑप्शन बी है बेटा थर्मल वेलोसिटी एलोन। ऑप्शन सी है बोथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड थर्मल वेलोसिटी। और ऑप्शन डी है आपके लिए नाइदर ड्रिफ्ट नॉर थर्मल वेलोसिटी। तो जैसा कि आपने बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है वो होता है I इक्वल्स टू NEAVD। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर हमें यहां से साफ साफ ये क्लियर हो जाता है कि जो करंट होता है कंडक्टर के अंदर से वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेलोसिटी पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। कौन सी वेलोसिटी पर बेटा जी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। तो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन होगा ना बेटा वो है ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए। बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। इस सेकंड क्वेश्चन में बेटा ये कहा गया है कि ए मेटल वायर इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मेटल वायर इंक्रीजेस देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट इज। मतलब हमारे पास में एक मेटल वायर है जिसके अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया गया और वो कांस्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया है वो कांस्टेंट है। फिर इन्होंने ये कहा है बेटा कि अब यदि हम उस मेटल वायर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर जो इफेक्ट होगा वो आपको बताना है। तो ध्यान से देखेंगे बेटा। मान लीजिए हमारे पास में ये कंडक्टर है, हमारे पास में है बेटा जी ये एक कंडक्टर। जब हम इसके अक्रॉस में एक बैटरी का कनेक्शन करते हैं तो इसके अंदर से जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करते हैं। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है VD इक्वल्स टू EV टाउ। EV टाउ अपॉन कितना बेटा? ml। EV टाउ अपॉन ml। अब होता ऐसा है, यदि हम यहां से इस कंडक्टर के सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को कर दें इंक्रीज, तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देने से जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ना उनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से दो कॉलिजन्स के बीच का जो टाइम है वो क्या हो जाता है बेटा? डिक्रीज। जब दो कॉलिजन्स के बीच का टाइम डिक्रीज होगा तो इसका मतलब हुआ कि जो रिलैक्सेशन टाइम है टाउ वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और रिलैक्सेशन टाइम जब डिक्रीज होगा तो आपको यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा बेटा कि जो VD है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? टाउ के। तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। मैं एक बार फिर से बोलूंगा, यदि हम कंडक्टर के सराउंडिंग के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देने से इलेक्ट्रॉन्स के कॉलिजन का जो टाइम होता है वो डिक्रीज होता है। मतलब हुआ कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज होगा। और यदि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी? डिक्रीज। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो देखेंगे कौन सा होगा बेटा। तो ये चीज लिखी गई है ऑप्शन डी में। कौन सा ऑप्शन में बेटा? डी में। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन डी। चलिए बच्चों, बात करेंगे नए सवाल की। नया सवाल कुछ इस तरीके से है कि सवाल में पूछा गया है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर अंडर द एप्लीकेशन ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो इन्होंने फिर आगे कहा है कि देयर मोबिलिटी विल बी। मतलब क्या हुआ इस बात का मैं आपसे बताता हूं। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि हमारे पास में एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है 2 मीटर। हमारे पास में कंडक्टर है जिसकी अपनी लेंथ है 2 मीटर। उस कंडक्टर के अक्रॉस हमने 220 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स ने जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन की है वो है 0.5 मीटर पर सेकेंड। 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो बताना ये होगा कि उन इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी कितनी होगी। ध्यान से देखेंगे बेटा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडक्टर की लेंथ आपको दे रखी है बेटा 2 मीटर और जो पोटेंशियल अप्लाई हमने किया है कंडक्टर के अक्रॉस उसकी वैल्यू दे रखी है 220 वोल्ट। और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो है बेटा 0.5
मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो बताना यह है कि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी कितनी होगी, मोबिलिटी कितनी होगी। तो करना क्या है बेटा, आप लोगों ने एक छोटी सी बात पढ़ी होगी, यदि हम इलेक्ट्रॉन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए जो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, यदि हम उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से डिवाइड कर दें तो जो रेशियो हमें मिलता है ना, उस रेशियो को बोलते हैं मोबिलिटी, और म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं यहां पर बेटा वीडी तो गिवन है, वीडी तो गिवन है लेकिन ई नहीं है। लेकिन आपने एक फॉर्मूला और भी पढ़ा होगा कि यदि हम कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई किए गए पोटेंशियल में कंडक्टर की लेंथ से डिवाइड कर दें तो जो रेशियो होता है उस रेशियो को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां से आप इस फॉर्मूले को यहां पर पुट कर दीजिए, तो म्यू का जो नया फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा वीडी अपॉन ई, और ई की जगह पर लिखना है वी बाई कितना, एल। तो वी तो ये होगा, नीचे का एल चला जाएगा ऊपर। अब यहां पर सारी वैल्यूज को आप पुट करेंगे और पुट करने के बाद में अपना आंसर निकालेंगे। अब जो भी यहां पर आंसर निकल करके आएगा, जो भी यहां पर आंसर निकल करके आएगा वो स्क्रीन पर दिए हुए ऑप्शन से आपको मैच करना है, ऑप्शन से आपको मैच करना है। और मैं ये भी बता दूं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बेटा ऑप्शन डी। हाँ जी, निगाहें थाम कर बैठिए बेटा, आपको फोन मिला है, आपने जो फोन यूज किया है वो क्या है बेटा, पढ़ने के लिए। तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, इतनी गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि फोन को सही चीज के लिए ही यूज करें। ऐसा ना हो कि केवल दिखाने के लिए फोन ले रखा है और रिप्लाई कहीं और चल रहे हो, समझना मेरी बात को। चलिए बात करेंगे नए सवाल की। नए सवाल में क्या कहा गया है, बड़े ही ध्यान से आपको सुनना है। तो सवाल इस तरीके से है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ लैंप इन 1 मिनट इफ द करंट इज 300 मिली एम्पियर गिवन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इतना। क्वेश्चन में कहा गया है बेटा कि हमारे पास में एक लैंप है, उस लैंप के अंदर से 1 मिनट में 300 मिली एम्पियर का करंट पास होता है। तो बताओ वहां पर 1 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आपको फाइंड करके बताना है। चलिए देखिए इधर, यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जो टाइम है, टाइम दे रखा है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब हो जाएगा बेटा जी 60 सेकेंड। कितना होगा बच्चों, 60 सेकेंड। फिर इन्होंने आगे ये भी बोला है कि उस कंडक्टर के अंदर से जो करंट फ्लो हुई है वो है 300 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर के एम्पियर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना, 3 एम्पियर, 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। अब इन्होंने कहा है कि यदि रिक्वायरमेंट हो तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इतना ले लेना। अब आपको बताना है कि वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए होंगे, यानी स्मॉल एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास में टाइम भी है, करंट भी है। जब इतने टाइम में इतना करंट फ्लो हुआ तो चार्ज कितना फ्लो हुआ, पहले वो चार्ज फाइंड कर लेंगे। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, Q इक्वल्स टू आई टी। करंट की डेफिनेशन से हमने चार्ज को फाइंड करने का एक फॉर्मूला पढ़ा है, Q बराबर आई टी। यहां से आप I की वैल्यू को पुट करेंगे तो I की वैल्यू 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और T की वैल्यू कितनी है, 60। तो यहां से सॉल्व करने पर पहले 1 मिनट के अंदर कंडक्टर में से कितना चार्ज फ्लो होगा वो चार्ज आप कैलकुलेट कर लेंगे। जब चार्ज आ जाए तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा Q बराबर एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा Q बराबर एन ई, कि जो बॉडी का टोटल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल्स की फॉर्म में होता है। यहां पर E होता है क्या, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आपने Q ऊपर से फाइंड कर लिया होगा, E दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहां से N फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बन जाएगा Q अपॉन कितना बेटा, E। तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और आपका यहां जो भी आंसर आएगा उस आंसर को, जो भी आंसर आएगा आप उस आंसर को स्क्रीन पर दिए हुए, जो भी आंसर यहां पर आएगा उस आंसर को आप स्क्रीन पर दिए हुए ऑप्शन से मैच कर लेंगे। और मैं आपको बता देता हूं बेटा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है बेटा जी ऑप्शन ए। चलिए बच्चों बात करेंगे एक नए सवाल की। सवाल में क्या कहा गया है, बड़े ही ध्यान से आपको सुनना है। सवाल में कहा गया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी वेरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन। मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर किस तरीके से डिपेंड करती है, वो डिपेंडेंसी आपको बतानी है। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, आपने ना एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का,
कि जो वीडी होता है उसका फॉर्मूला होता है ईवी टाउ अपॉन एम एल। ईवी टाउ अपॉन कितना, एम एल। ये होता है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। फिर आपने एक बात और भी पढ़ी होगी कि यदि हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई किए गए पोटेंशियल में कंडक्टर की लेंथ से डिवाइड कर दें तो जो रेशियो होता है ना, उस रेशियो को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब आप वापस से देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले को, उसमें आया हुआ जो ये पार्ट है वी बाई एल, इतने पार्ट को मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये चीज बन जाएगी वी डी इक्वल्स टू ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, टाउ अपॉन एम। जब यहां से इस चीज को लिखेंगे तो लिख सकते हैं बेटा वी डी की वैल्यू जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किस चीज के, ई के। तो अब आप देखें कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा बताइए जरा। तो इसके लिए जो आपका ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। हाँ तो बच्चों बात करेंगे एक नए क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी हैव रिलेशन, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है और करंट डेंसिटी होती है उनके बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आपने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा होगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और वो रिलेशन होता है बच्चों J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू कितना, E। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर मैं साफ साफ लिख सकता हूं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, J। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किस चीज के, J के। तो बेटा इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो ऑप्शन होगा हमारा A, ऑप्शन होगा A। चलो फिर से बात करेंगे एक नए क्वेश्चन की। नए क्वेश्चन में इस बार यह कहा गया है कि द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन एलॉय यूज्ड फॉर मेकिंग रजिस्टर्स इज। जो रजिस्टर्स हम बनाते हैं उनमें जो एलॉय यूज होते हैं उनके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसके लिए 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है बेटा। तो होता कुछ ऐसा है, जो हम एलॉय यूज करते हैं ना रजिस्टर्स बनाने के लिए, जो एलॉय हम यूज करते हैं रजिस्टर्स को बनाने के लिए बेटा, उनके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है ना वो होना चाहिए स्मॉल और पॉजिटिव। कैसा होता है, स्मॉल और पॉजिटिव। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ए ऑप्शन होगा। चलिए फिर से बात करेंगे एक नए क्वेश्चन की। चलिए बच्चों बात करेंगे एक नए क्वेश्चन की। नए क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, बिकॉज क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है मेटल्स की वो टेम्परेचर के साथ साथ डिक्रीज होती है। क्योंकि अब आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और सारे ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहले ऑप्शन में कहा गया है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। दूसरे में कहा गया है कि ए मेटल एक्सपेंड ऑन हीटिंग। ऑप्शन सी में कहा गया है कि द एटम्स ऑफ द मेटल वाइब्रेट मोर एट हायर टेम्परेचर। और ऑप्शन डी में कहा गया है कि मेटल हैव लो स्पेसिफिक हीट, लो स्पेसिफिक हीट। तो देखो बच्चों होता ऐसा है, जब हम किसी मेटल को हीट करते हैं ना उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर हम क्या करते हैं बच्चों, इंक्रीज करते हैं। तो उसके अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है ना उनकी एनर्जी में क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट। एनर्जी में क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट, जिसकी वजह से उसकी जो ये होता है उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो इसके लिए बेटा करेक्ट ऑप्शन होगा, मैच करेंगे तो कौन सा मिलेगा, ऑप्शन ए। चलिए बच्चों बात करेंगे नए क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज सप्लाई, आफ्टर फ्यू सेकंड करंट गेट इट्स स्टडी वैल्यू, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। कहने का मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसके अक्रॉस हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, फिर कुछ टाइम बाद देखते हैं कि उसके अंदर से फ्लो होने वाला जो करंट है वो स्टडी रेट से फ्लो होता है। तो बताइए उसके रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। मतलब 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, आपको बताना है कि रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। पहले ऑप्शन में कहा है क्या रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ऑप्शन बी में डिक्रीज होगा, ऑप्शन सी में सेम रहेगा, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो बच्चों होता ऐसा है जब हम किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर से करंट का फ्लो कराते हैं, मोस्टली जो बल्ब होते हैं उनके अंदर से करंट का फ्लो कराते हैं, तो स्टार्टिंग में इन बल्ब वगैरह को ऑपरेट होने के लिए स्टार्टिंग में इन्हें करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। उसके बाद में जब बल्ब लगातार बेटा ऑन रहता है तो बल्ब होता है हीट, बल्ब होता है हीट, जिसकी वजह से बल्ब का जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंक्रीज, और जो करंट है जितना स्टार्टिंग में ऑपरेट करने के लिए चाहिए होता है वो हल्का सा हो जाता है डिक्रीज। तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। मतलब
जब बल्ब को ऑपरेट करके छोड़ देंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो अपने आप ही क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। चलिए बच्चों बात करेंगे एक नए क्वेश्चन की। फिर से नए क्वेश्चन में कहा गया है कि ए मेटेलिक वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 mm स्क्वायर कैरीज अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर इफ 5 × 10⁻26 चार्ज कैरियर्स फ्लो अक्रॉस द वायर पर यूनिट वॉल्यूम, देन देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड इज कितना। मतलब क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास में एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 mm स्क्वायर है। हमने उस वायर के अंदर से 3.2 एम्पियर की करंट फ्लो कराई, तो उस वायर के अंदर से 5 × 10⁻26 इतने चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम फ्लो करते हुए जा रहे हैं। इस चीज को बेटा हम नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो आपको यह बताना है कि वहां पर जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी। जरा ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है कितना, वो है आपके लिए 4 mm स्क्वायर, 4 mm स्क्वायर, और कंडक्टर में से जो फ्लो होने वाला करंट है वो दे रखा है 3.2 एम्पियर। अब इन्होंने जो n है चार्ज कैरियर्स का नंबर है वो दे रखा है बेटा 5 × 10⁻26 पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। तो आपको बताना है कि वहां पर उन चार्ज कैरियर्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी फ्लो होने की वो कितनी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी। तो आपके पास में I है, N है, VD है, और आपको VD फाइंड करना है। तो बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, I इक्वल्स टू होता है NEA VD, I इक्वल्स टू NEA VD। यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो VD होगा वो I अपॉन हो जाएगा NEA। अब I की वैल्यू कितनी गिवन है आपके लिए 3.2 डिवाइड बाई n का नंबर गिवन है 5 × 10⁻, कितना बेटे 26, 5 × 10⁻26 डिवाइड में आएगा इंटू ये कितना E, और E की वैल्यू दुनिया जानती है 1.6 × 10⁻⁻ कितना होती है 19। बात करेंगे A की, A दे रखा है 4 mm स्क्वायर, 4 mm स्क्वायर, इस mm स्क्वायर के आपको बनाने मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 × 10⁻6 माइनस में वो भी 100 मीटर स्क्वायर। तो इंटू में हम क्या लिखेंगे 4 × 10⁻6 ये। अब आप इसे क्या करेंगे, पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके अपना फाइनली आंसर फाइंड करेंगे। फिर फाइनली जो भी आपका आंसर निकल कर आएगा वो स्क्रीन पर दिए हुए आंसर से आप क्या कर लेंगे मैच, वही आपके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, और मैं आपको बता दूं इसके लिए वैसे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। चलिए बच्चों बात करेंगे एक नए क्वेश्चन की। नए क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ स्मॉल n सेल्स each of EMF E and internal resistance small r are connected in parallel, then the total EMF and internal resistance will be। तो क्वेश्चन में कुछ ये कहा गया है बेटा कि हमारे पास में स्मॉल n सेल्स हैं, स्मॉल n नंबर ऑफ सेल्स हैं, जिनमें से हर एक सेल का EMF E है और हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r के बराबर दिया हुआ है। अब ये सारे सेल हमने एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं। अब जब पैरेलल में इन्हें कनेक्ट कर दिया जाएगा तो पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट ईएमएफ कितना होगा वो बताना है, और रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा वो आपको फाइंड करके बताना है। तो बड़े ही ध्यान से देखेंगे बेटा। देखिए इधर मान लीजिए ये है हमारे पास में पहला सेल, कुछ इस तरीके से, ऐसे ही ये होगा बेटा हमारे पास में दूसरा सेल, ऐसे ही तीसरा, चौथा, बहुत सारे सेल्स होंगे इस तरीके से। अब आपको पता है हर एक सेल का जो ईएमएफ है वो ई और ई आपको गिवन है। हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर और कितना गिवन है स्मॉल आर। अब यदि इन सभी सेल्स के नेगेटिव टर्मिनल को हम एक पॉइंट पर कनेक्ट कर दें और पॉजिटिव को किसी दूसरे पॉइंट पर इस तरीके से कनेक्ट कर दें, तो जो ये कॉम्बिनेशन बनता है ना, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स लिए हैं वो कितने हैं? n सेल्स। कितने हैं बच्चों? n सेल्स। अब आपको एक छोटी सी बात ये पता होगी कि जब बहुत सारे सेल्स दो पॉइंट्स के बीच में पैरेलली कनेक्ट किए जाते हैं और सारे सेल आइडेंटिकल हों, तो उस कंडीशन में जितना ईएमएफ किसी एक सेल का होता है उतना ही ईएमएफ रिजल्टेंट ईएमएफ पूरे कॉम्बिनेशन का भी होता है।
तो यहां से यदि मैं लिखना चाहूं बेटा इक्विवेलेंट ईएमएफ, तो वो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगा ना वो यहां पर ई के ही बराबर होगा, ई के ही बराबर होगा। अब बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस की। किसकी बच्चों? इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो आप सभी ये जानते हो जब आपको ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पढ़ाई गई थी तो मैंने ये भी बताया था कि जब बहुत सारे सेल्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, कैसे कॉम्बिनेशन में होते हैं बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो उस टाइम पर सभी के जो इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं ना, और यदि उनका रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो पैरेलल वाले फॉर्मूले से ही फाइंड किया जाता है। तो मैंने मान लिया इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर इक्विवेलेंट है, क्योंकि जब सेल पैरेलल में है तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले ही फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन स्मॉल आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू पहले सेल का प्लस दूसरे का प्लस अप टू प्लस कितने टाइम्स ऐड करना है? ये n टाइम्स। कितने टाइम्स बच्चों? n टाइम्स। जब सभी को n टाइम्स ऐड करोगे तो यहां पर सभी के लिए एलसीएम कितना आ जाएगा? r। तो यहां पर बचेगा बेटा 1 प्लस अप टू अप कितने टाइम्स ऐड करना है? n टाइम्स। तो इसका मतलब हो गया कि जो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट होगा वो होगा, इन सभी को ऐड करोगे तो n और अपॉन में आएगा r। यह है 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू। लेकिन यदि हमें यहां से लिखना हो r इक्विवेलेंट, तो जो r इक्विवेलेंट होगा ना वो हो जाएगा r/n। इसे उल्टा करके लिख दो तो हो जाएगा r/ कितना? n। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जब n सेल्स को, कितने सेल्स को? n सेल्स को एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्ट किया जाएगा तो पूरे कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट ईएमएफ होगा वो E होगा और रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो R/n होगा, R/n होगा। अब स्क्रीन पर दिए हुए ऑप्शंस में से आप खुद चेक करिए कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। हाँ जी बच्चों बताइए जल्दी से, क्या ऑप्शन होगा इसका? अरे आप इसे पूछा गया है बच्चों, बोलो ऑप्शन क्या होगा? ये बात ठीक है। चलिए बच्चों बात करते हैं एक न्यू क्वेश्चन की। न्यू क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बड़े ही ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ एज अप्लाइड टू अ जंक्शन इन अ नेटवर्क ऑफ कंडक्टर्स, मतलब जो कंडक्टर्स का जंक्शन नेटवर्क होता है ना उस पर जो किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई किया जाता है वो क्या होता है, उसे फाइंड करने के लिए आपको बेटा यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो होता कुछ ऐसा है, मैं आपसे बता दूं कि जो जंक्शन लॉ है ना, जंक्शन लॉ वो ये कहता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो जंक्शन पॉइंट होता है उस जंक्शन पॉइंट पर मीट करने वाली सभी करंट्स का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो 0 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। तो अब आप स्क्रीन पर दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैच करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखेंगे तो बेटा आपको ऑप्शन डी करेक्ट नजर आएगा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। और हाँ जी, आज की इस वीडियो में हम लास्ट करेंगे इसी क्वेश्चन के साथ में, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी यूनिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कपिल फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब भी करें।